हेलो। जेना डायोड, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? फिल्टर पढ़ लिया था। नाउ जेना डायोड, देखिए, जेना डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है और स्पेसिफिक डोपिंग मेथड का यूज होता है इसमें। तो जेना डायोड एक स्पेसिफिक पर्पस डायोड है जिसको हम रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं और ब्रेकडाउन रीजन में यूज करते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में यूज होगा, ब्रेकडाउन रीजन में यूज होगा और इसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो जेनर ब्रेकडाउन होगा, यानी इंप्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। तो इसमें जो भी ब्रेकडाउन होगा वो जेनर ब्रेकडाउन होगा टनलिंग इफेक्ट के कारण। ब्रेकडाउन रीजन में अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये रिवर्स करंट है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसा ही है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये जेनर वोल्टेज है बराबर है। तो ये जो रीजन है आपका बीसी रीजन, ये बीसी रीजन कौन सा रीजन है? बीसी रीजन ब्रेकडाउन रीजन है और इस रीजन में करंट की वैल्यू एक रेंज में चाहे जितनी चेंज हो जाए, जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यानी जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कांस्टेंट रहता है अगर वो ब्रेकडाउन रीजन बीसी में काम कर रहा है। करंट चाहे जितना चेंज हो जाए गिवन रेंज में, वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर सप्लाई होती है, व्हाट इज ए पावर सप्लाई? जैसे आपका चार्जर है, चार्जर इज ए पावर सप्लाई। जो मोबाइल का चार्जर है वो एक पावर सप्लाई है। जो मोबाइल का चार्जर है वो एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई में क्या होता है? सबसे पहले रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलेगा, फिर पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में बदलेंगे। किसकी हेल्प से? फिल्टर की हेल्प से। अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो डीसी होगा, वो स्मूथ डीसी होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ रहेगी कि ये आउटपुट डीसी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट होगा। और दो रीजन होंगे जिसके कारण ये फ्लक्चुएट होगा। कौन कौन से दो रीजन होंगे जिसके कारण ये फ्लक्चुएट होगा? एक तो लोड चेंज होने के कारण, जैसे आपकी कोई मशीन है, कोई पंप है, शुरू में कम पावर ले रहा है, बाद में ज्यादा पावर ले रहा है। अगर पावर वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है, तो लोड बदलने के कारण आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। ऐसी पावर सप्लाई
दो कारणों से आउटपुट चेंज होगा। पहला, लोड करंट चेंज हो रहा है। दूसरा, लोड करंट कांस्टेंट है, लेकिन इनपुट से जो वोल्टेज आ रहा है वही फ्लक्चुएट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो आइदर ड्यू टू चेंज इन लोड करंट और ड्यू टू चेंज इन supply voltage, due to these two reasons the output DC voltage of any power supply changes with time, and this is very hazardous. ये ठीक नहीं है। आपने देखा होगा घर में वोल्टेज रेगुलेटर हम लगाते हैं रेफ्रिजरेटर के साथ या एयर कंडीशनर के साथ, हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं। वो वोल्टेज को रेगुलेट रखता है और उसको एक वैल्यू पे कांस्टेंट रखता है। मान लीजिए 240 वोल्ट की सप्लाई है, वो कम आ गई तो भी ये बराबर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा, या लोड चेंज हो गया तो भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट चेंज करेगा। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई दो पावर सप्लाई हैं। जेनर डायोड किसी भी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। इसके आउटपुट में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और एक जेनर डायोड को। ये जेनर डायोड का सिंबल है, जो बैरियर वाला सिंबल था उसको हम Z से डिनोट कर देते हैं, या वेवी Z भी बना सकते हो आप, लाइक दिस। द बोथ आर सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को हमने कनेक्ट किया किसके? लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। ठीक है, ये जो डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? VZ। ये V है सप्लाई वोल्टेज, टोटल करंट है I, दो पार्ट में डिवाइड होगा IZ और IL, और आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा VDC। तो दिस इज द यूज ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये जेनर डायोड का यूज है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है? whose output voltage, whose output DC voltage changes due to change in load current IL or due to change in supply voltage V। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई whose output voltage, output DC voltage remains constant। voltage regulator which regulates voltage, that is keeps output DC voltage VDC constant। ठीक है, बराबर है। तो कैसे करेगा जरा देखते हैं, समझ लीजिए, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा और कुछ लिखा है यहां पर। कुछ मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व होगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी। सबसे पहली बात तो किरचॉफ का करंट लॉ यहां वैलिड है। एक तो ये इक्वेशन वैलिड होगी कि I इक्वल टू IZ प्लस IL। दूसरा VZ
इक्वल टू IZ RZ इक्वल टू IL RL इक्वल टू VDC इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा V इक्वल टू IR प्लस VZ और IR प्लस IZ RZ और IR प्लस IL RL। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? ये किरचॉफ लॉ है। देखिए यहां पर ये डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है और ब्रेकडाउन रीजन में वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट, भले ही करंट कितना भी चेंज हो। तो एक तो किरचॉफ का करंट लॉ है, ये ओम्स लॉ है, ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। इस पूरे लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे तो ये आ जाएगा, कोई शक है ना? टोटल वोल्टेज V कुछ ड्रॉप ये करेगा और कुछ ड्रॉप ये, फिर ये बराबर ये, है ना? एनी प्रॉब्लम? मान लीजिए कि V कांस्टेंट है और IL वेरिएबल है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बोल रहा है यार कि मुझे ज्यादा करंट चाहिए, आई नीड मोर करंट। तो जेनर डायोड है, वो बोलेगा ठीक है मैं मेरा करंट कम कर देता हूं, क्योंकि अपन दोनों के करंट का सम तो कांस्टेंट रहेगा। अरे V कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट होगा नहीं? अगर V कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट होगा, तो टोटल करंट तो कांस्टेंट है। अब अपन दोनों का सम टोटल करंट है, अगर तुझे ज्यादा चाहिए तो मैं उतना करंट कम कर दूंगा। समझ में आ रहा है? दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। पहले 2 एम्पियर तू ले रहा था, 2 एम्पियर मैं ले रहा था, टोटल करंट 4 एम्पियर था। अभी तुझे 3 चाहिए, तू 3 रख ले, मेरा कितना हो जाएगा? 1। अरे बोलो ना। और क्योंकि मैं तो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा हूं, तो मेरा करंट फ्लक्चुएट हो सकता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से IL अगर कम चाहिए तो ये बोलेगा कि मैं मेरा बढ़ा देता हूं, तुझे 1 एम्पियर चाहिए मैं 3 ले लेता हूं, क्योंकि मैं तो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा हूं। अरे बोलो ना, मेरा वोल्टेज तो कांस्टेंट है और जो मेरा है वो तेरा है, क्योंकि अपन दोनों पैरेलल में हैं। अरे बोलो ना। सिमिलरली अगर IL कांस्टेंट है और V बढ़ गया तो I बढ़ जाएगा, I बढ़ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट करंट ही चाहिए, तो फिर जेनर डॉट बोलेगा कि यार I बढ़ गया, जितना I बढ़ गया उतना मैं मेरे में से करंट बढ़ा देता हूँ, तेरे को कांस्टेंट मिलेगा। मान लीजिए 5 एम्पियर आ गया, तेरे को 2 ही चाहिए, तू 2 रख ले, 3 मुझ में से पास हो गए। कम हो गया, 3 एम्पियर ही आया, तुझे 2 ही चाहिए तो तू 2 ही रख, मेरे में से 1 एम्पियर फ्लो हो जाएगा। यानी IL बढ़ जाएगा तो ये अपना करंट उतना कम कर देगा, IL कम हो जाएगा ये अपना करंट उतना बढ़ा देगा, I बढ़ गया तो ये अपना करंट उतना ही बढ़ा देगा, I घट गया ये अपना करंट उतना ही घटा देगा। अरे बोलो ना। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कांस्टेंट है, ज्यादा लेक्चर चाहिए मैं मेरे कम कर देता हूं, क्योंकि मैं तो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा हूं ना। मेरे लेक्चर कम हो या ज्यादा, मेरा वोल्टेज तो कांस्टेंट रहना है। कम चाहिए मेरे बढ़ा दो, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं, क्योंकि मैं तो जेनर डायोड हूं ना, ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा हूं, मेरा वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा। अगर तुझे टोटल करंट, तुझे टोटल लेक्चर चाहिए कांस्टेंट और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ गए, मेरे बढ़ा दो, घट गए मेरे घटा दो, तुम्हें कांस्टेंट मिले, क्योंकि मैं तो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा हूं, जो मेरा वोल्टेज है तो कांस्टेंट रहेगा और जो मेरा है वो तेरा है। यानी किसी भी केस में जेनर डायोड कॉम्पेंसेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, वो कॉम्पेंसेट कर लेता है। अगले को ज्यादा चाहिए अपना कम कर देगा, अगले को कम चाहिए अपना ज्यादा कर देगा, ज्यादा आ गया और उसको कांस्टेंट चाहिए तो अपना बढ़ा देगा, कम आया उसको कांस्टेंट चाहिए तो अपना कम कर देगा।
बोलो ना. In this way it will keep the voltage constant. बराबर है. तो लिखिए Zener diode हेडिंग थे. Zener diode लिखिए it is a special diode. It is a special diode used in reverse bias condition. It is a special diode used in reverse bias condition in breakdown region. It is a special diode used in reverse bias condition in breakdown region. In this diode, Zener breakdown occur. In this diode, Zener breakdown occur. In this diode, Zener breakdown occur. Hence, on breakdown, PN junction is not permanently damaged. On breakdown, PN junction is not permanently damaged. Next para se लिखिए in breakdown region, reverse current through the diode changes by large amount within a given range. Changes by large amount within a given range. Changes by large amount within a given range. But voltage VZ almost remain constant. But Zener voltage VZ always, but Zener voltage VZ almost remains constant. ठीक है. सिंबल कैरेक्टरिस्टिक दोनों प्लॉट कर लीजिए. ये सिंबल है, ये कैरेक्टरिस्टिक है. हो गया symbol and characteristic. आगे भी लिखते चलो. टिल एंड आखिरी तक जल्दी जल्दी लिखना, समय ना है. आज 8191 से फ्री हो गए. 71 हो गया, 8191. अगला नंबर है 92 का आपका. बस उसके 92 के 1-2 क्लास बाद. पांच क्लास लगाइए इस वीक में.
Because in background region, Iz changes, but Vz remain constant. Therefore, even if IL or I changes, Iz changes accordingly, and Vz equal to Vdc remain constant. हाँ हाँ, ये ब्लीडर रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको. ये इट कंट्रोल्स टोटल करंट. वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बेसिकली ये. इसको चेंज करके आप इस टोटल करंट को भी चेंज कर सकते हैं. Next is photodiode, light emitting diode. Light emitting diode in short we call LED. Light emitting diode और LED. देखिए कोई भी पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो क्या होता है, हम समझ चुके हैं कि ये तुम्हारा पी पोर्शन है. आपने फॉरवर्ड बायस किया तो इधर का जो होल है मेजोरिटी और इधर का जो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के कारण मूव करते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, एन पोर्शन के कंडक्शन बैंड में. ये होल कहां रहता है, पी पोर्शन के वैलेंस बैंड में. यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन होल से रिकॉम्बिनेशन करेगा तो कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में. समझ रहे. सो व्हेनेवर एनी पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड and majority charge carrier recombine, then free electron jump or
make transition from conduction band to valence band. And we all know when an electron transits from higher energy state to lower energy state, it emits radiations, it emits photons, right? तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा, फोटोन इमिट होंगे। जो फोटोन इमिट होंगे उसकी एनर्जी होगी डेल्टा Eg इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहां से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी एच सी अपॉन डेल्टा Eg। अगर हम ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में डेल्टा Eg किस ऑर्डर में होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। जर्मेनियम के लिए 0.72, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए वैल्यू तुम्हारे पास कॉपी में भी और दिमाग में भी, कहीं कहां पर पता नहीं, ठीक है? ओके, पर दिमाग में है, सुना है दिमाग ने, ऑडियो इमेज बना के रख ली है। चल भाई रख जरा वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so it come 12400 angstrom which lies in IR region। ये इंफ्रारेड रीजन में होती है ये वेवलेंथ। विजिबल तुम्हारी कहां खत्म होती है? रेड पे खत्म हो जाती है, 8000 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। 8000 से ऊपर वाली जो भी रेंज है वो इंफ्रारेड रेंज है, इंफ्रारेड रीजन है। तो तुम्हारा जो डायोड है ना, ऑर्डिनरी डायोड की बात कर रहा हूं मैं, जिससे तूने रेक्टिफायर बनाया था ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो इट emits heat radiations, therefore it emits heat radiations and its temperature increases। यार कहना क्या चाहते हो? तुम तो लाइट वाइट की बात कर रहे थे, फर्जी बात करने लग गए। फर्जी तो फर्जी सही, पर प्रिंसिपल तो यही है। हम जर्मेनियम या सिलिकॉन वाले डायोड की जगह थोड़े से स्पेसिफिक डायोड बनाते हैं। इफ डायोड आर मेड बाय क्या पढ़िएगा? गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड एटसेट्रा। अगर आप इनसे डायोड बनाएंगे देन डेल्टा Eg lies between 1.8 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब फॉरवर्ड एनर्जी गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एंड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायोड emit visible light आप रख के देखिएगा। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे ना फॉर्मूले में, इसमें 1.8 तो लगभग अपर रेंज आ जाएगी आपकी विजिबल की, थोड़ा 6000 के आसपास, 6500-6000 के आसपास। और 3 रखेंगे तो वो लोअर वेवलेंथ आ जाएगी विजिबल रेंज की, 4000 से कुछ ऊपर। अरे बोलो ना। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर इन मटेरियल से आप डायोड बनाएंगे तो डेल्टा Eg की वैल्यू 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये विजिबल लाइट इमिट करेगा। द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स
ऑन मटेरियल। लाइट का जो कलर होगा वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एंड डायोड विल बी कॉल्ड एलईडी। तब डायोड को हम एलईडी कहेंगे। समझ में आई बात? तो है कुछ नहीं, ऑर्डिनरी डायोड जैसे ही डायोड है, बस फर्क इतना है कि इसका मटेरियल हमने अलग लिया है और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिजाइन इसका चेंज कर दिया है। इसका जो एन रीजन है वो थोड़ा थिन है, पी रीजन थिक है, बराबर। तो पीएन जंक्शन के नजदीक ये लाइट इमिट होता है। जितने भी एलईडीज आप देखते हैं, बिना एलईडी के जीवन अधूरा है आपका। चाहे वो आपके मोबाइल का डिस्प्ले हो, चाहे वो आपका एलईडी टीवी हो, या एलईडी इंडिकेटर्स हो, लाइट्स हो, बिना एलईडी के जीवन अधूरा है अभी। और बहुत काम के हैं इनकी। पावर कंजम्पशन, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग इज लो, बहुत कम है। इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का आपको चांसेस नहीं रहते, कम चांसेस रहते, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज इनका बहुत कम है, करंट रेटिंग बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल लाइफ, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लाइफ इज लार्ज, या लार्ज का मोर लिख दे, ठीक है। मतलब जीवन काल अच्छा लंबा है, ठीक है। ये बात अलग है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है, बराबर भाई। फिर वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि तुम एलईडी किसी फर्जी चाइनीज कंपनी से तो नहीं खरीदे हो, ठीक है। दिवाली के टाइम में खूब आती हैं ऐसी कंपनियां, लेके आ जाओगे, 2-3 दिन बाद पता पड़ रहा है कि आधी जल रही है और आधी बंद है, बिल्कुल ऐसा मामला रहेगा। आधे बल्ब बंद हो जाएंगे, आधे चलेंगे, वो फर्जी एलईडी है। अच्छा, आपने अगर डिजाइन किया है, गुड मटेरियल इज यूज इन फैब्रिकेशन की टेक्निक अच्छी है, आपने उसकी इंसुलेटिंग केसिंग बढ़िया है, लीड्स जो आपने लगाए हैं वो बढ़िया कॉपर के ही हैं, टीन कोटेड कॉपर लीड्स हैं, तो अच्छी चलती हैं। मतलब यूज इन डिस्प्लेज, कौन कौन से डिस्प्ले हैं आपके? 7 सेगमेंट, 14 सेगमेंट, 18 सेगमेंट, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्लेज इन मोबाइल टीवी, इनका यूज होता है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखे हो जीवन में कभी? हाँ हाँ सर, कैलकुलेटर में देखे हैं, डिजिटल क्लॉक में देखे हैं, 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट मिल जाते हैं। कुछ नहीं, ये 7 एलईडी या एलसीडी हैं, जो आपका सिल्वर बैकग्राउंड पे ग्रे डिजिट आते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है, एलसीडी। और जो कलर इमिट करते हैं वो एलईडीज हैं। अभी आपके 7 हैं, ABCDEFG। अगर जी को छोड़ के सारे ऑन है, क्या दिखेगा? 0। अगर बी और सी को छोड़ के सारे ऑफ हैं, बी और सी को छोड़ के सारे ऑफ हैं, 1। अगर एफ और सी ऑफ है, एफ और सी ऑफ है, तो 2। इमेजिन करने में भी दिमाग फ्यूज हो रहा है। अगर बी ऑफ है, 6। अगर ई ऑफ है, 9। एक भी ऑफ नहीं है, 8। तो आप 0 से लेके 8
9 तक के सारे डिजिट आ जाएंगे। फिर इसी में एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, और आप बढ़ा दीजिए इसमें भी, तो फिर आपके वो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो भी आने लग जाएंगे। फिर और बढ़ा दीजिए, तो धीरे धीरे आपके प्लस माइनस परसेंटेज वगैरह वगैरह सारे आने लगेंगे। फिर आप ऐसा डॉट मैट्रिक्स बना दीजिए, बड़ा पैनल बना दीजिए जिसमें ढेर सारे एलईडी जैसे डॉट के फॉर्म में अरेंज है। तो इस पे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड आ जाएगा जिसपे राम मोहन कालिया, ठीक है, इस टाइप का वो स्क्रॉल करते हुए आगे जाएगा। फिर ग्रीन एलईडी में नाम आ जाएगा, जो एलईडी डिस्प्ले होते हैं उसमें काम आ जाएगा। जो आपका मोबाइल है, इसमें जो मोबाइल का स्क्रीन है उसमें ढेर सारे माइन्यूट एलईडीज, माइक्रो एलईडीज लगे होते हैं, ढेर सारे, जो पैनल आता है, और उनका नंबर भी लार्ज है, बहुत माइन्यूट है। वो सारे अपने अपने हिसाब से लाइट को इमिट करते हैं, और आपको जो पिक्चर देखनी हो, वट एवर यू वांट टू सी, वो दिख जाता है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। आप पिक्चर हो, मैं कैमरा हूं, मैं कैमरा हूं, मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम में क्या करूंगा, ऐसे 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 घुमा के पूरा स्कैन स्कैन करूंगा आपको। पेंट ब्रश करते हैं ना जैसे ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरी पिक्चर लूंगा। उस पिक्चर को मैं फोटो सेल का एक डिस्प्ले होगा, जैसा एलईडी डिस्प्ले होता है ना, उस फोटो सेल के डिस्प्ले पे डाल दूंगा। तो लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से, लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से हर सेल एक वोल्टेज जनरेट करेगा। यानी पूरी की पूरी जो पिक्चर थी ना आपकी, ऑडियो ऑडियो नहीं वे, विजुअल पिक्चर, वो इलेक्ट्रिकल पिक्चर में कन्वर्ट हो गई है। समझ में आ रही बात? फिर मैं उसको वैसे के वैसे उस पर एम्पलीफाई एम्पलीफाई कर कुरा के, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके, और मैं उसको भेज दूंगा, ट्रांसमिट कर दूंगा। वो पहुंचेगी रिसीवर से आपके मोबाइल में। फिर मोबाइल में वो जो इलेक्ट्रिक इमेज है, वो सारी की सारी एलईडीज को पकड़ा देंगे, और वो सारे एलईडी वापस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे उसको वापस उसी पिक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। समझ रहे हो आप? ऐसा सीन है। यानी इलेक्ट्रॉन बीम से स्कैन करके और विजुअल पिक्चर को किसमें कन्वर्ट कर दिया अपन ने? इलेक्ट्रिकल पिक्चर में। ढेर सारे हैं, मतलब ऐसे 10,000 एलईडीज ऐसे हॉरिजॉन्टल है और 10,000 वर्टिकल है, तो हर एक पे कुछ ना कुछ लाइट गिरेगा। किसी पे कम गिरा, किसी पे ज्यादा गिरा, किसी पे रेड गिरा, किसी पे ग्रीन गिरा, किसी पे वायलेट गिरा। तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है ना, हर फोटोन की वेवलेंथ अलग अलग होगी जो गिरेगा सेल पे, और सेल का करंट भी अलग अलग होगा। तो पूरी पिक्चर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं, वापस से उल्टा प्रोसेस कर लेते हैं टीवी में या मोबाइल में, वो पिक्चर आपको दिखने लगती है। बात समझ में आ रही है? ये प्रिंसिपल है। तो भाई साहब जरा देख लें इसका सिंबल क्या होगा। सिंबल है, डायोड बना दीजिएगा, दो एरो बाहर की तरफ, ठीक है। लिख लीजिए, इन डायोड, when in a diode in forward bias condition, free electron of n region recombine with holes of p region and makes
transition from CB to VB and emits photon of energy last तक. ठीक है, ये सिंबल है. In a diode in forward bias condition, free electron of n region recombines with holes of p region and makes transition from CB to VB and emits photons of energy delta Eg equal to h nu is equal to hc by lambda. बाकी आपके सामने पूरी कहानी लिखी हुई है, तो आप लिखें उसे. लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, फॉरवर्ड करंट.
ये मिटा दो ना आप तो, ये वो रहने दे रहा हूं मैं, वो आप लिखते रहना। अगला डायोड है नंबर 3, फोटो डायोड। ये आपका कोई भी एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज पी पोर्शन एंड दिस इज एन पोर्शन। ये रिवर्स बायस्ड है। क्यों? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अभी रिवर्स बायस कंडीशन में? बहुत ज्यादा होगा क्या मेगा ओम में? बिल्कुल सही है। रिवर्स बायस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इट इज इन मेगा ओम। हम क्या करते हैं, अभी करंट भी निग्लिजिबल होगा, हम इस पे नियर द जंक्शन लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, और ऐसे लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं जो फॉरबिडन एनर्जी गेप के बराबर एनर्जी रखते हैं। whose energy is equal to the energy forbidden energy गेप। तो ये फोटोन जब जंक्शन पे गिरते हैं तो जंक्शन के जो सेमीकंडक्टर एटम्स हैं उनसे कॉलिजन करते हैं, जंक्शन के जो सेमीकंडक्टर एटम्स हैं उनसे कॉलिजन करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देते हैं। फोटोन आगे टकराएगा सेमीकंडक्टर एटम से और इलेक्ट्रॉन बाहर, एनर्जी मिली ना, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने। तो जब कोई रेडिएशन पीएन जंक्शन पे फॉल होता है तो फोटॉन्स और फोटोन कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर एटम, its energy is absorbed by the electron come out of the bond and free electron hole pair is generated। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना उतना ज्यादा फोटोन काउंट होगा, उतना ज्यादा फोटोन फ्लक्स होगा, उतने ही ज्यादा फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होंगे, उतने ही ज्यादा थर्मली जनरेटेड चार्ज के जनरेट होंगे, थर्मली नहीं, उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर का नंबर बढ़ जाएगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो करंट है ना सर्किट में वो भी बढ़ेगा, जंक्शन का रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें तो वो थे ना, कौन क्या बोलते, मोबाइल आयॉन्स थे। हेलो हेलो, इसमें मोबाइल आयॉन्स थे, इसमें मोबाइल आयॉन्स थे। अब इसमें चार्ज कैरियर आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आ गए, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ेगा। सो by controlling the intensity of light, what you are doing, you are controlling the resistance, you are controlling the current, board de naal rakho, you are controlling the current, अब करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में, दिस इज आई आर, दिस इज वी आर, सारा खेला सेचुरेशन रीजन में हो रहा है। ये यहां I1 है 0, I2, I3, ये कांस्टेंट इंटेंसिटीज हैं, कांस्टेंट इंटेंसिटीज। और आप देखिए कि जब लाइट की इंटेंसिटी 0 है तब इस डायोड का रेजिस्टेंस मिनिमम है या मैक्सिमम, उसको बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस। ये वाला जो रीजन है ना, ये कट ऑफ है, डायोड तुम्हारा कट ऑफ है, नो करंट मतलब कट ऑफ। फिर जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे
ये पूरा ग्राफ कांस्टेंट इंटेंसिटी I2 पे है, ये ग्राफ कांस्टेंट इंटेंसिटी I3 पे है। I3 ग्रेटर देन I2 greater than I1 implies R3 less than R2 less than R1. I1 equal to 0 implies R1 is maximum. What it is called? Dark resistance. ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? ये आपका बर्गलर अलार्म में यूज होगा, बर्गलर अलार्म में यूज होगा। इधर से लगातार रेडिएशन गिरेंगे, किस पे? फोटो डायोड पे, लगातार गिरते रहेंगे। इधर IR इमीटर है, इंफ्रारेड इमीटर। कौन? तुम्हारा ऑर्डिनरी डायोड। कौन? तुम्हारे रिमोट में एक बल्ब लगा रहता आगे आगे, वो IR इमीटर है। वो आप खटके दबाते हो ना, तो उससे इंफ्रारेड रे निकलती है। फिर वो तुम्हारे टीवी का जो पैनल है, उसमें सब फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर का पूरा अरेंजमेंट लगा होता है। तो इधर से तुम स्विच से खेलते हो ना, तो उससे इंफ्रारेड निकलती है, फिर वो जाके फोटो डायोड से टकराती है। वो फोटो डायोड एक्टिवेट होते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हो, करंट बढ़ा सकते हो, करंट घटा सकते हो, और टीवी के सर्किट ऑपरेट करते हैं उससे। बर्गलर अलार्म में क्या होगा? इससे फोटो डायोड है और इसको हमने अलार्म के सर्किट से जोड़ दिया है। अभी ये ऑन है, जब ये ऑन है ना, अभी ऑन स्टेट में, जब लाइट गिरेगा तो ऑन होगा ना, जब इंफ्रारेड रे गिरेगी तो ऑन होगा ना, है ना? और ये अलार्म के स्विच को ऑफ करेगा, मतलब ये अभी ऑन होगा तो अलार्म का स्विच ऑफ होगा। अभी आप अपना हाथ यहां रख दीजिए, तो रेडिएशन पहुंचेंगे क्या? फोटो डायोड पे, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा डार्क रेजिस्टेंस, इसका करंट हो जाएगा 0, और जैसे ही इसका करंट 0 हुआ तो अलार्म वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा। इट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक काउंटिंग इन फैक्ट्रीज। वो फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होते हैं ऐसे, वो बेल्ट पे ऐसे ड्रम रखे हुए हैं ढेर सारे, या बक्से हैं, ये मूव कर रहा आगे, तो इधर से अपन इंफ्रारेड रे फेंकते रहते हैं, या एलईडी से लाइट फेंकते रहते हैं, पीछे फोटो डायोड है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बार बक्सा आया, तो एक बार उसमें करंट 0 हो गया, तो एक काउंट हो गया। फिर ये गया आगे, दूसरा बक्सा आया, फिर जितनी बार करंट 0 होगा उतने बक्से पास हो गए। वो डिजिटल काउंटर से काउंट कर लेते हैं। बराबर है। ढेर सारे यूजेस हैं इनके, फोटो डायोड के। रिमोट में तो यूज होता ही है, मैंने बताया, तो लिखिए, इट इज द डायोड, it is the diode whose it is the diode which is used in reverse bias condition. It is the diode which is used in reverse bias condition in a circuit. It is the diode which is used in reverse bias condition in a circuit. Its resistance and current flowing in the circuit its resistance and current flowing in the circuit is controlled by light radiations or infrared radiations, by light or infrared radiation falling on the junction
The photons of these radiations, the photons of these radiations collides with semiconductor atoms the photons of these radiations collide with semiconductor atom and generate free electron hole pairs and generates free electron hole pairs. And generates free electron hole pair, thus decreasing the resistance and increasing the current. Hence decreasing the resistance and increasing the current. ठीक है, सिंबल इसका जो होगा उसमें एरो एलईडी के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक. ये कैरेक्टरिस्टिक है. हाँ, किसमें? क्योंकि फॉरवर्ड बेस्ड थर्म फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे डिपेंड ही नहीं करता है. उसमें जो करंट है वो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता है. यहाँ पर रिवर्स करंट जो होता है ना वो डिपेंड करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे. तो बाय यूजिंग हीट और बाय यूजिंग लाइट, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जब नंबर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, करंट बढ़ता है. नहीं नहीं, मैं फोटो डायोड नहीं नहीं, मैं इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए रिवर्स बायस में यूज करोगे आप उसको. फॉरवर्ड बायस में वो इतना इफेक्ट डालेगा ही नहीं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ऑलरेडी दो चीजें हैं. फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है, करंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. यहाँ पर इंटेंसिटी से जो करंट में वेरिएशन आएगा वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा. अब ये माइक्रो एम्पियर में है, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 100 ओम है, रिवर्स रेजिस्टेंस मेगा ओम है. तो ऐसा नहीं कि लाइट रेडिएशन आप डाल के जो मेगा ओम वाला है उसको आप 100 ओम में बदल देंगे. ये क्लियर है? अब लिखिए सोलर सेल.
देखिए सोलर सेल का जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है वो फोटो डायोड जैसा ही है। एक फर्क है, वो क्या, कि आप फोटो डायोड को बायस करते हैं। कैसा बायस? रिवर्स बायस्ड। सोलर सेल को आप रिवर्स बायस नहीं करेंगे, उसको आप वैसा का वैसा छोड़ देंगे, अनबायस्ड। फोटो डायोड में जंक्शन का जो एरिया है वो कम है, सोलर सेल में जंक्शन का एरिया हम बढ़ाते हैं टू कलेक्ट मोर लाइट। ये दो मेजर डिफरेंस है। जब ये रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे तो आपको याद होगा देयर इज ए बैरियर फील्ड, है याद है? अनबायस्ड डायोड था तो बैरियर फील्ड जनरेट हुआ था। तो वो जो तुम्हारा बैरियर फील्ड है, उस बैरियर फील्ड का डायरेक्शन किधर था? ये पी है, ये एन है, तो बैरियर फील्ड का डायरेक्शन इधर था। और ये बैरियर फील्ड किसका दुश्मन था? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का, मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का। जो इधर के मेजोरिटी होल थे और जो इधर मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उनका दुश्मन था। तो जब सोलर पैनल के ऊपर लाइट रेडिएशन गिरेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, तो ये होल को उधर भगा देगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर भगा देगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बैरियर फील्ड इधर है, फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा तुम बता दो? फील्ड के अपोजिट जाता है ना लाला। और होल किधर जाएंगे? फील्ड की डायरेक्शन में। यानी पहले से ही कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होल थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में जितने होते हैं, पैदा भी हो रहे हैं, रिकम्बाइन भी हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अभी लाइट गिराया हमने। अच्छा, वो जो पैदा हो रहे थे वो मेजोरिटी वाले इधर जंक्शन से दूर पहले ही थे, मेजोरिटी होल और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन। अब जो पैदा होंगे ना बिकॉज ऑफ लाइट, वो भी इसी तरफ जाएंगे, होल इधर और फिर इलेक्ट्रॉन इधर। अब इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस है कि ईएमएफ जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेशन। यानी जनरेशन, सेपरेशन एंड कलेक्शन, तीन चीजें होती है सोलर सेल में, बराबर है? और ये बहुत कम होगा, इट विल बी फ्यू मिली वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। तो एक एक सोलर सेल से कुछ भी नहीं होना है। क्या करें? एक काम तो तुमने कर दिया, जंक्शन का एरिया बढ़ा दिया, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं और हर पैनल में लगभग 1000 10,000 ऐसे सोलर सेल सीरीज में लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे एक का वोल्टेज है 2 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट जनरेट हो गया, और ऐसे 10,000 है, तो 2 मिली वोल्ट इंटू 10,000 कितना हो गया? हो गया 20 वोल्ट। और ऐसे 10 पैनल लगा दिए तुमने, तो हो गए 200 वोल्ट। बोलो ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपके घर में कम रिक्वायरमेंट होगी तो 100 स्क्वायर फीट वाले पैनल में ही काम हो जाएगा। 3 kVA का लोड है तो हो सकता है आपको 400 स्क्वायर फीट का पूरा रूफ लगे और पैनल के नंबर बढ़ जाएंगे। सालों साल चलते हैं, until and unless some खुरापाती doesn't damage, राइट? वो कर देते हैं लोग डैमेज, पत्थर फेंक देंगे अपनी छत से, आपकी छत पे पत्थर फेंक दिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, बीमा करवा के रखना। हाँ होते है ना, इंश्योरेंस भी होते हैं, वो साथ में लेके आते हैं। जो बेचने आएगा ना आपके, वो साथ में लाएगा, सर इंश्योर करा लीजिए, खराब हो गया हो तो। तेरी खुद की लाइफ इंश्योर्ड नहीं। ठीक है भाई, ये क्लियर है? तो लिखिए, इट इज सेम एज सोलर सेल, photodiode. It is same as photodiode. It is same as photodiode, except
It is unbiased. It is same as photodiode. It is same as photodiode, except junction area is large. Except junction area is large. Except its junction area is large and it is unbiased. ठीक है? Except it is unbiased and junction area is large. ऐसा लिख लो ना, वो आगे पीछे हो गया. ठीक है, बराबर है भाई. When sunlight falls on the junction, when sunlight falls on the junction, when sunlight falls on the junction, then free electron hole pairs are generated. Then free electron hole pairs are generated, which are separated by barrier field, which are separated by barrier field, holes towards dash dash region, holes towards dash 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 region, PP, hole udhar gaya tha na, holes towards P region and free electron towards N region. Holes towards P region and free electrons towards N region, where they accumulate. Where they accumulate. And an EMF. And an EMF is developed. And an EMF is developed. ठीक है? Symbol. सेल बना के और गोला बना के लाइट गिरा था. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, शायद एनसीईआरटी में दिया भी है, पूछा भी है इस पे क्वेश्चन. ये वोल्टेज है V0, और ये करंट है. This is a graph between voltage and current. ये है ओपन सर्किट वोल्टेज V0, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये है IS, शॉर्ट सर्किट करंट. भाइयों, तू लेफ्ट से राइट जा रहा है क्या? बोलना. एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है क्या? थोड़ा देखते रहना क्या हो रहा है. वोल्टेज, अबे बोल लो ना, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है. और करंट कम हो रहा है. जब ये ओपन होगा ना पूरा, तब करंट कितना होगा? 0. और ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम. वो ओपन सर्किट ईएमएफ कहलाता है. When no current is drawn from the solar cell, then EMF across it is maximum, which is called open circuit voltage. अब जैसे जैसे आप इससे करंट लेते जाएंगे, मतलब ओपन सर्किट कितना रेजिस्टेंस होता है? आंख नहीं खोलूंगा तब तक जब तक तुम जवाब नहीं दोगे. फाइनाइट या इनफाइनाइट? बोलो, इस डर से कि नींद नहीं लग जाए. ठीक है,
हाँ जी, सोने की अपनी व्यवस्थाएं होती है, पूरा अरेंजमेंट करके सोने का मजा अलग है। ठीक है, लाइट शुड नॉट बी ऑब्स्टेकल, एसी बढ़िया अपने टेम्परेचर पे चल रहा हो। ठीक है, पास में मोबाइल का चार्जर हो, मोबाइल हो, किताब हो, वो म्यूजिक सिस्टम हो। ठीक है, बराबर। बाकी जो तुम सोच रहे हो ठीक है, इधर देखिए। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मतलब आप इसको शॉर्ट कर देंगे, जो डायोड था आपने शॉर्ट कर दिया इसको, तो फिर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। हो गया, सिंबल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगली क्लास में देखते हैं। अगली क्लास में दो क्वेश्चन है इसमें, गिनती के बिगनर बॉक्स में तीन है। ठीक, जिना डार्ट पे न्यूमेरिकल एक दो हैं अच्छे, अच्छे मतलब बकवास टाइप के है, बन जाते हैं, इजीली बन जाएंगे। वो जो अपन ने फॉर्मूले लिखे थे ना, कॉन्सेप्ट, उससे होते हैं। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में। मैं देखता हूँ कोई जुगाड़ क्लास क्लास की और होती है तो जमाते हैं, क्योंकि थर्सडे तक ही फ्री हो जाए अच्छा है। क्योंकि मैं जाऊंगा 27 को लीव पर। 27th आई विल बी ऑन लीव, 26 और 27 लाइक दैट। आज क्या है, 22 है, 23 24 25, तो 25 तक मैं चाहता हूँ कि आपको फ्री करूँ, क्योंकि योर्स इज द लास्ट बैच। ठीक है, तो जमाते हैं व्यवस्था। कल तो 92 को बुलाया है मैंने, एक सुबह बैच है, एक लेक्चर सुबह है और दो या ढाई शाम को लूंगा, और फिर केवल आपकी बैच बचेगी, फिर आपका नंबर। थैंक यू। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सभी ने लिख लिया है, मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग।